आप लोग कैसे हैं? मैं हूं जगजीत सिंह और आपका वेलकम है जेएनपी क्लासेस में। 10th आईसीएसई मैथ का बैंकिंग का यह वीडियो लेक्चर नंबर 2। इसके पहले बैंकिंग का वीडियो लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। जो बच्चे उस वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं जिसमें बैंकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है और एक दो तरीके के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने उसमें सॉल्व किए हैं, तो वो लोग YouTube चैनल पर अभी वो वीडियो उन लोगों को है अवेलेबल, वहां पर उन लोगों को मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। और आने वाले 4-5 दिनों में सेम कंटेंट आपको फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा। YouTube चैनल और फेसबुक पेज दोनों सेम नाम से बने हुए हैं, जेएनपी क्लासेस। अब आज वाली वीडियो लेक्चर में बैंकिंग के हम लोग एक क्वेश्चन और यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों को पूछा गया है मंथली इंस्टॉलमेंट। एक नजर आप लोग इस क्वेश्चन पर देख लीजिए, फिर साथ में हम लोग इसको करते हैं। मिस्टर आर.के. नायर गेट्स दिस मच एट द एंड ऑफ 1 year at the rate of 14% per annum in a recurring deposit account. Find the monthly installment. तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट फाइंड करने का यह फॉर्मूला होता है, जहां पर P होता है प्रिंसिपल, यानी कि हर महीने जो पैसा बैंक में जमा किया जाता है वो, उसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, तो आपने लिखा P इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। गिवन आपको क्या क्या है आपने देखा, तो साफ साफ हमें ये लग रहा है दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट को लिखा जाता है R से, तो आपने लिखा R की वैल्यू है 14% पर annum एट द एंड ऑफ 1 year। टाइम इसमें गिवन है 1 year और टाइम इसमें लिखा जाता है वेरिएबल n से, लेकिन इस फॉर्मूले में जब हम लोग n की वैल्यू पुट करते हैं वो हम लोगों को मंथ में पहले देखनी पड़ेगी है कि नहीं। तो अगर मंथ में नहीं है आप उसको मंथ में कन्वर्ट जरूर कर दीजिएगा। इसलिए आपने लिखा वी हैव आल्सो गिवन टाइम व्हिच इज n, इट इज 1 year। और क्योंकि ये टाइम जब फॉर्मूले में रखा जाता है तो मंथ में रखा जाता है, तो 1 year में कितने मंथ, 12 मंथ, आपने इसको मंथ में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है देखते हैं। तो मिस्टर आर.के. नायर को टोटल इतने रुपए 1 साल के बाद मिल जाते हैं। तो जो फाइनल अमाउंट किसी पर्सन को मिलता है उसको बोला जाता है मैच्योरिटी वैल्यू। तो आपने लिखा वी हैव गिवन m.v, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू विच इज 6455। तो इसमें मैच्योरिटी वैल्यू दे करके आपसे पूछी गई है मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि P की वैल्यू। स्टार्ट करते हैं इसको। आपने लिखा MV का फॉर्मूला, MV का फॉर्मूला क्या होगा, PN प्लस I। ये मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू N प्लस I। मैच्योरिटी वैल्यू की वैल्यू है 6455। अब ये गिवन जो भी वैल्यूज है आप इनको रिस्पेक्टिव प्लेस पर ला करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। P की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है इंटू N, N इज गिवन है 12। I का आप पहले फॉर्मूला लीजिए। I का फॉर्मूला क्या होगा देख करके बोलिए। I का फॉर्मूला होगा P इंटू N इंटू N प्लस 1 इंटू R अपॉन 2400। ये हो गया 6455 इक्वल्स टू 12 इंटू P हो जाएगा 12P प्लस, यहां पर भी हम लोग N की वैल्यूज और R की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, P इंटू N है 12 प्लस 1। जब आप n की वैल्यू यहां पे 12 पुट करोगे तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। R की वैल्यू 14 अपॉन 2400। सिंप्लीफाई कर लें इसको थोड़ा, 12 इंटू 1
12, 12 into 2 24, 2 into 7 2 into 100, तो इधर आपको मिल गया 13 into 7 91 और ये p, तो ये हो गया 91p अपॉन ये नीचे यहाँ पर कितना बचा 100 प्लस 12p और इधर 6455, ये एज इट इज यहाँ पर हो गया कॉपी। अब इसके बाद मैं इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। ये लिखा 6455 इक्वल्स टू, इसमें आपने ले लिया एलसीएम, तो 100 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 100। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से एलसीएम लेने के बाद, तो ये हो गया 1200p प्लस यहाँ पर 100 पहले से नीचे लिखा हुआ 91p एज इट इज कॉपी हो गया, 1200p प्लस 91p बोथ आर द टू लाइक टर्म्स, तो 1200 प्लस 91 हो गया 1291p अपॉन 100, ये लिखा 6455। अब आप इसमें कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो p की वैल्यू आ जाएगी 100 इधर डिवाइड कर रहा, उधर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा 6455 into 100 अपॉन 1291 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर के ये डिवाइड करेगा तो नीचे आ गया। जब आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट यही वैल्यू आ जाएगी। 1291 को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6455, दैट इज ये 1 सा गया और ये चला गया 5 सा। अब आगे आपने लिखा p इक्वल्स टू 5 into 100 500, तो आपने आंसर में लिखा मंथली इंस्टॉलमेंट इज 500 रुपीज। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन बच्चों और मैंने यहां पर अभी नोट किया है। अभी तक हम लोगों ने मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना इसमें सीख लिया है, इंटरेस्ट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है ये भी हम लोगों ने देख लिया, और इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किस तरीके से हम लोग मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा, और रेट भी हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। अब इसमें बचा कुल मिलाकर के n, मतलब कि टाइम। तो जब भी आपसे रिकरिंग डिपॉजिट वाले क्वेश्चन में टाइम मतलब कि n की वैल्यू पूछी जाएगी, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, n की वैल्यू जब भी आपसे पूछी जाएगी तो वहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर मिलेगी, क्योंकि n इंटू n करने पर कौन सा टर्म हमें मिलेगा यहाँ से n स्क्वायर का। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जब आपसे n की वैल्यू पूछी जाएगी तब आप लोग उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, रीडिंग लगाते हैं पहले और देखते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू क्या है नोटेशन फॉर्मेट में। Samita has a recurring deposit account in a bank of 200 per month, मतलब वो हर महीने बैंक में कितने रुपए जमा कर रही है 2000 रुपए। तो जो पैसे हर महीने जमा किए जाते हैं उसको हम लोग लिखते हैं P से, मतलब कि मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आपने लिखा वी हैव गिवन प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 2000 रुपीज। अब आगे देखते हैं, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो ये क्या हो जाएगी, ये 10% क्या हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिखते हैं R से। तो आपने लिखा R की वैल्यू है 10% पर एनम P डॉट ए। फिर आगे, इफ शी गेट्स दिस मच एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, अगर उसको इतने रुपए मैच्योरिटी कंप्लीट होने पर मिलते हैं तो ये वाली वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी मैच्योरिटी वैल्यू, क्योंकि फाइनली उसको पैसा जब उसका पूरा मैच्योर हो चुका होगा तो फाइनल स्टेज पर उसको जो टोटल पैसा मिलता है उसको कहा जाता है मैच्योरिटी वैल्यू। तो ये वाला जो अमाउंट है ये बन गया मैच्योरिटी वैल्यू।
83100। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड। तो जितने टाइम तक उसने अपने इस अकाउंट को हेल्ड किया था, ओपन किया था, वो टाइम आपसे इसमें पूछा जा रहा है। तो टाइम का मतलब आपसे इसमें कौन से वेरिएबल की वैल्यू पूछी जा रही है? n की। ओके, टाइम को इसमें लिखा जाता है n से। सो आपने लिखा लेट द टाइम बी n मंथ्स। जी हाँ, n मंथ हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मूले में जो हम लोग n की वैल्यू पुट करेंगे वो हमेशा कंसीडर करी जाती है मंथ में। मतलब n जो भी आएगा वो आएगा आपका आंसर यहां पर मंथ में। अब आप इसका फॉर्मूला लिखिए मैच्योरिटी वैल्यू का। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला आपने लिखा Pn प्लस आई। मैच्योरिटी वैल्यू आप यहां पर ला करके पुट करिए, वो है कितनी? बोलते जाइए 83100। फिर हमें लिखनी है P की वैल्यू, P भी गिवन है 2000 इंटू n। n हमें यहां पर फाइंड आउट करना है, वो हम लोगों ने सपोज कर रखा है n, तो n के प्लेस पर n ऐसे ही लिखा रहेगा। i की वैल्यू, i होता है इंटरेस्ट, उसको आप इस फॉर्मूले से पूरा करिए रिप्लेस। तो i का फॉर्मूला हो गया, वहां से देख करके बोलिए P n n प्लस 1 इंटू r अपॉन 2400। आप इसमें भी P के प्लेस पर वैल्यू पुट कर दीजिए। P कितना है? 2000। ठीक है, n हमें फाइंड आउट करना है। n प्लस 1, ये सेम ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगा। r की वैल्यू 10 है अपॉन 2400। ये सेम ऐसे ही हो गया कॉपी, ये भी ऐसे ही हो गया कॉपी। यहां पर थोड़ा बहुत ही सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो यहां पर और हो गया कैंसिल। फिर 2 1 2, आगे दो जीरो, 2 इंटू 12 हो गया 24। 100 और 12 को मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहां पर बचा 100, फिर ये n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 12, ये जो 12 लिखा था वो नीचे यहां पर बचा हुआ। इधर आपने लिखा 2000n, यहां पर 83100। ठीक है, यहां तक हमने 100 से भी 12 को इसलिए कैंसिल नहीं किया था क्योंकि ये तीनों नंबर 100 से कैंसिल हो रहे हैं, तो हमें इस 100 से पूरे यहाँ पर अभी छुटकारा मिल जाएगा। तो आपने 100 पहले यहाँ से कॉमन निकाला इन दोनों में से। जब 100 आप इन दोनों में से कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचा? अगर 100 बाहर चला गया तो यहाँ बच गया 20n, क्योंकि 100 इंटू 20 हो जाएगा 2000। ठीक, प्लस 100 लिखा था वो पूरा बाहर चलाया कॉमन, मतलब नंबर अब हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहां पर बच गया ये बचा हुआ टर्म। वो कितना है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 12, ये 12 लिखा हुआ। और इधर 83100, ये एज इट इज कॉपी। अब ये 100 जो है वो यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो 100 अब इधर आकर के डिवाइड इसमें कर सकता है। तो ये 100 यहां से हटाया और 100 इसके नीचे आ गया नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, ये दो जीरो से हो गए कैंसिल। तो फाइनली अब हमारे पास बचा 831 इक्वल्स टू, यहां पर आपने लिया एलसीएम हो जाएगा यहां पर 12। ठीक है, 12 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 12, 20 इंटू 12 240, और n ऐसे ही कॉपी, प्लस यहां पर 12 पहले से लिखा है तो ये वाला न्यूमरेटर पूरा ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। इसको लिखा आपने n इंटू n प्लस 1। मैं स्पेस यहां पर जरा थोड़ा सा साफ कर लूं, ये हो गया। ठीक, ये कितना लिखा हुआ है? 831 इक्वल्स टू
240 n प्लस, अब ये n अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो n इंटू n हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 हो जाएगा n, और नीचे ये 12 एज इट इज कॉपी। इस 12 को आप ले आइए इस तरफ, मल्टीप्लाई इसमें करेगा 831 इंटू 12 इक्वल्स, यहां पर अब लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगे, यहां भी n है और यहां पर भी n है, सो 240n प्लस n, ये टोटल हो गया 241n, ये 240 है और यहां पर लिखा हुआ है 1n, सो 240 प्लस 1 हो गया 241 टाइम्स n प्लस n स्क्वायर। इसके बाद आप इसको लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। पहले आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 9972। जब आप 831 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, यही रिजल्ट आएगा, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। ये लिखा 241n प्लस n स्क्वायर। इस नंबर को भी हम लोग, अब इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में। तो पहले लिखा हमने n स्क्वायर का टर्म, फिर लिखेंगे n की पावर 1 वाला टर्म, और फिर ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप ले जाइए उस तरफ। जब ये उस तरफ जाएगा तो प्लस वाला है, इधर आकर हो जाएगा माइनस में, और इधर अब बचा 0। तो फाइनली आपको ये मिल गई यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें जैसे आप लोगों ने 9th में सीखा होगा मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना, हम लोग इसको वैसे अभी फैक्टराइज करेंगे। तो ये इक्वेशन अब मैं ऊपर लिख लेता हूं जो आ गई है। एक तरफ लिखा हुआ है ये और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 0। तो एक तरफ मैंने लिख लिया n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972, और दूसरी तरफ मैंने लिख लिया 0। अब इसका भी काम नहीं है, आपको पूरी वर्किंग शो करनी है, यानी कि कॉपी में लिखा इसको पूरा ऐसे रब करते चले गए, यहाँ पर स्पेस नहीं। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में लिखने के बाद ये जो नंबर होता है इसको बोला जाता है मिडिल नंबर। इसमें मिडिल नंबर के बनाए जाते हैं दो पार्ट्स। तो आपने लिखा n स्क्वायर प्लस, और इस मिडिल नंबर के बन जाएंगे दो पार्ट्स। वो दो पार्ट्स मैंने लिखे a और b। n इस ब्रैकेट के बाहर एज इट इज यहां पर हो गया कॉपी, माइनस 9972, ये ठीक अपनी जगह पर, बाकी सब चीजें आ गई कॉपी। सो मिडिल नंबर को, यहां पर जो मिडिल नंबर है इसके हमको बनाने हैं दो पार्ट्स। अब इन दो पार्ट्स को जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है वो ये है, इन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन वही होना चाहिए जो यहां लिखे नंबर जो कि 1 है और यहां लिखे नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहां पर कितना लिखा हुआ है 1, ये रहा, और यहां पर कितना नंबर है माइनस 9972। फिर से सुनिए, इन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन वही होना चाहिए जो इस 1 और यहां लिखे नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जब आप इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, और 9972 इंटू 1 हो जाएगा 9972। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वही रिजल्ट हमें लाना है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है। तो हमें मिला 9972, यानी हमें 9972 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर लाना है। और हाँ, ये जो माइनस आपको मिला, ये आप माइनस यहां से उठाओगे और उठा के ला करके आप ए और बी के बीच में यहां पर इस तरीके से लगा दोगे। साइन की बच्चों इसमें इंपॉर्टेंस होती है, आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा। अब आपने
9972 के कर लिए प्राइम फैक्टर्स करते हैं। अब हमने ये करे 9972 के प्राइम फैक्टर्स, देखते हैं कि दो पार्ट्स इसी में से कौन कौन से आएंगे। 9972 ये गया 2 से, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 2 8 जा 16, 12 हो गया, 2 6 जा 12, ये फिर से जा रहा है 2 से, 2 into 2 4, 2 into 4 8, 1 और 8 यहां पर कितना हो गया 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, फिर से जा रहा है, अब ये जाएगा 3 से, तो ये हो गया 3 into 8 24, 3 into 3 9, 3 into 1 3। अभी भी नंबर यहां से बहुत दूर है, आप एक बार और इसको करिए 3 से, 3 2 जा 6, 2 3 यहां पर हो गया 23, 3 7 जा 21, 2 1 हो गया 21, 3 7 जा 21। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि एक नंबर हमें इसके पास वाला मिल चुका है, तो अगर एक नंबर हम लोग इसको मान लें तो दूसरा नंबर हमें मानना पड़ेगा इन सबका मल्टीप्लिकेशन। तो ये होगा 3 into 3 9, 9 into 2 18, 18 into 2 36। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे यहां से आ जाएगा 36। तो अगर 277 हम लोग मान लें A के प्लेस पर और B के प्लेस पर मान लें 36, तो क्या 277 में से 36 माइनस करने पर हमको 241 मिलता है? चेक कर लें। 7 minus 6 1, 7 minus 3 4 2। तो वो दो नंबर बच्चों इसमें कौन से हो गए? 277 एंड 36। तो आपने लिखा n स्क्वायर प्लस A के प्लेस पर हो गया 277 और B के प्लेस पर हो गया 36। बीच में जो माइनस लिखा था वो एज इट इज यहां पर हो गया कॉपी। n minus 9972 equals to 0। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया था, ये वर्किंग आपको नहीं दिखानी है। तो फाइनली आपने इसके बाद इस तरीके से इस मिडिल नंबर के दो पार्ट्स बना दिए। अब सॉल्व हम लोग इसको कर लें। ये ब्रैकेट हो जाएगा ओपन, तो बोलिए क्या आएगा? n स्क्वायर प्लस इसमें n से मल्टीप्लाई होगा 277, फिर होगा इसमें n के साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस हो गया माइनस 36 और n माइनस ये नंबर एज इट इज यहां पर हो गया कॉपी। यहां तक आया आप लोगों को समझ? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टू और लास्ट टू की इसमें कर दी जाती है ग्रुपिंग। n आपने यहां से कॉमन ले लिया, यहां पर n दो बार है, यहां पर n है एक बार n बाहर कॉमन आ जाएगा, कितना बचा n प्लस दो बार था, एक बार n अगर बाहर कॉमन आ गया तो यहां पर n कितनी बार बचेगा? एक बार, वो मैंने यहां पर लिखा है। n यहां से बाहर जा चुका है तो यहां पर क्या बचा? 277। अब आपने इसमें से कॉमन लिया माइनस 36। माइनस 36 जब हम लोग यहां से कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा n और यहां पर हो जाएगा प्लस 277। आप एक बार इसको अगर बच्चों यहाँ पे क्रॉस चेक करना चाहो तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। माइनस 36 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा? माइनस 36n, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। माइनस 36 जब सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा और 36 इंटू 277 वो 9972 ही होता है, इसलिए आपने यहां से माइनस भी लिया कॉमन। अब ये दोनों ब्रैकेट इसमें सेम है, ये दोनों ब्रैकेट इसमें सेम है। अब आप इस ब्रैकेट को ले लो कॉमन, तो जब आप n प्लस 277 कॉमन ले लोगे, ये ब्रैकेट आपने यहां से कॉमन निकाल लिया, एक ब्रैकेट बना। यहां पर अगर ये ब्रैकेट बाहर जा चुका है तो यहां पर कितना बचा? n। ये ब्रैकेट अगर सेकंड प्लेस से बाहर जा चुका है तो यहां पर कितना बचा? सिर्फ 36 और साइन इसका क्या यहां पर है? माइनस इक्वल्स टू 0। इस तरह आपने इसको फैक्टराइज किया तो आ गया दिस इनटू दिस इक्वल्स टू 0। अब लिखेंगे, हाँ, इसका मतलब क्या है? दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है,
आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 0 आता हो। सोचिए, तो उसमें से बच्चों एक नंबर का 0 होना मस्ट है, तभी आएगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं या तो ये 0 हो या फिर ये 0, दोनों भी हो सकते हैं। तो आपने लिखा either n plus 277 is 0 और n minus 36 is 0। यहां पर आपने इसको सॉल्व किया तो n की वैल्यू हो गई -277, ये इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और n इक्वल्स टू 36 इधर माइनस में, जब ये उस तरफ जाएगा इक्वल टू के उधर जाके ये हो जाएगा प्लस में। अब हमें देखना है कि हमें क्या कि दोनों आंसर कंसीडर करने हैं कि इनमें से कोई एक आंसर, तो वो डिपेंड करेगा कि n क्या है। n है यहां पर टाइम, तो बच्चों टाइम क्या कभी निगेटिव हो पाया है? तो टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए आपने लिखा दिस इज नॉट पॉसिबल because time can never be negative taking this value। तो आपने लिखा n की वैल्यू हो जाएगी, मतलब कि जो रिक्वायर्ड आपने इसके आंसर में लिखा टोटल टाइम विच वॉज रिक्वायर्ड, वो कितना आ गया 36 मंथ में आया होगा, क्योंकि n यहां पर किस वैल्यू में पुट किया जाता है? मंथ में। तो आपने लिखा कि जो टोटल टाइम आया वो हो गया 36 मंथ। अब आप इस 36 मंथ को कंप्लीट ईयर्स में चेंज कर सकते हो, तो 36 मंथ का मतलब ये हो गया पूरे 3 इयर्स। तो आपने इसको लिख दिया या 3 इयर्स। So this is your final answer। तो हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको कि क्यूमुलेटेड डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं, उसमें हम लोग हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। इसमें आपने ये देखा कि टाइम की वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमेशा बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करके यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। और बच्चों आगे आपके सिलेबस में एक चैप्टर आप लोगों को और मिलेगा, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब वो चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको सिखाएंगे कि सेम यही इक्वेशन आप लोग डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जिसको कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है, उस फॉर्मूले से हम लोग इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो वो चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग फ्री हो, इस बात के लिए आप लोग फ्री हो कि हम लोग इस इक्वेशन को अब यहाँ पर किस मेथड से सॉल्व करें। अगर आपसे स्प्लिटिंग हो जाएगी जल्दी तो आप उसमें फैक्टराइजेशन मेथड ही करिएगा एडॉप्ट। अगर नहीं हो पाएगी तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चैप्टर आगे जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो आप लोग उस फॉर्मूले की हेल्प से भी यहां पर आगे इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वाज द होल अबाउट योर चैप्टर बैंकिंग। बस बच्चों इतना ही था आपका यहाँ पर बैंकिंग के चैप्टर में।